अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका जो टॉपिक चल रहा है जिस पे लेक्चर होगा वो है टेक्स्ट कल्चर। सबसे पहले आप सब बच्चों की मैंने आज वॉइस मैसेज सुने, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन एज़ यूजुअल कुछ बच्चे दोबारा से एब्सेंट हो गए हुए हैं, जैसे मरियम है, मलाइका हैं, दोनों मलाइका, शेजिल है, वो 2 दिन से बिल्कुल भी हाज़िर नहीं हो रही। प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म करें, फ़ोन करें एक दूसरे को, उनको बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है रोज़ क्लास को लेना। ठीक है, चलें वापस लेसन की तरफ चलते हैं। ये इस वीक का भी आखिरी लेसन होगा आपका, और ये आपके सिलेबस ब्रेकअप के मुताबिक फ़र्स्ट टॉपिक कौमी आमदनी का भी आखिरी लेक्चर है। बज़ाहिर इसका नाम आमदनी से रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा, लिखा हुआ है टैक्स कल्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टैक्स आमदनी में कहाँ से आ गया। आपने पढ़ा कौमी आमदनी, उसकी तारीफ़ें, उसकी मुश्किलात, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी पढ़ा आपने, बहुत कम है। वजूहात, 2 मेन वजूहात, कौमी आमदनी कम है और आबादी ज़्यादा है। अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको कुछ चीज़ें इस तरह से लिख के दिखाई थी। ये आपके पास तस्वीर होगी पहले से। कौमी आमदनी बहुत कम है, रीज़न्स उसकी, आबादी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फ़ीकस आमदनी कम है। तो मेन इशू जो नज़र आता है वो ये कि हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं। लेकिन पीछे चले जाओ तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि कौमी आमदनी बहुत कम है। यही कौमी आमदनी क्या थी? बाय डेफिनेशन मुल्क में मौजूद तमाम लोगों की आमदनियों का मजमुआ, मुल्क में होने वाले सर्फ और सरमायाकारी का मजमुआ। तो वहाँ आपने देखा था कि सर्फ और सरमायाकारी में हुकूमत भी शामिल थी। ठीक है, इस वजह से ये टैक्स कल्चर कौमी आमदनी का मेन हिस्सा बन गया है। हालांकि ये एज अ टॉपिक कहाँ पे आएगा? ये सरकारी मालियात का हिस्सा है। ये चैप्टर 4 में आएगा, जो अभी हम वापस जाएंगे दोबारा किसी और जो ब्रेकअप के मुताबिक हमारा हिस्सा बनेगा, तो वो चैप्टर बनेगा सरकारी मालियात। सरकारी मालियात क्या है? हुकूमत की आमदनी और अखराजात के तखमीनों को, एस्टीमेट्स को, तखमीनों को सरकारी मालियात का नाम दिया जाता है। इंशाल्लाह चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगी इसकी। लेकिन क्योंकि टैक्स पाकिस्तान की, इवन के बहुत सारे बाकी ममालिक की भी आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए टैक्स को कौमी आमदनी के अंदर लेके आना ज़रूरी था। ठीक है, कहते हैं कि जैसे आम लोगों को अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए, अच्छी या बुरी दोनों गुजारने के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरियात पर रुपया ख़र्च करना है। इसी तरह से हर हुकूमत को, और स्पेशली फिर पाकिस्तान को भी, अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब हम टैक्स कल्चर को देखेंगे तो ये पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे। टैक्स क्या है? टैक्स एक लाजमी अदायगी है जो मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को लाजमी तौर पर हुकूमत को अदा करना पड़ती है। लाजमी अदायगी है, कोई इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। टैक्स वो अदायगी है जिसके बदले में बराह रास्त कोई शख्स भी हुकूमत से फ़ायदा नहीं लेता, लेकिन हुकूमत इस रुपये को मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए, तालीम के लिए, ज़राए आमदोरफ्त के लिए, मुल्क के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, बुनियादी तख्ती ढांचा पर
خرچ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انڈائریکٹلی عوام کے کام آتی ہیں، اس لیے ٹیکس بھی عوام سے ہی وصول کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکس حکومت کی سرکاری مالیات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سرکاری مالیات دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ، اخراجات ہوتے ہیں اس میں اور آمدنی ہوتی ہے۔ تفصیل انشاءاللہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ چیپٹر 4 میں پڑھیں گے۔ حکومت کو بے شمار جگہوں پر روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کن جگہوں پر روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے حکومت کو تعلیم پر، صحت پر، رفاہ عامہ کے کاموں پر، پولیس، فوج یعنی امن و امان، دفاع، معاشرتی خدمات کے تمام ادارے، عدالتیں، انفراسٹرکچر، یہ دیکھو لکھا ہوا بنیادی تختی ڈھانچہ کس کو کہتے ہیں، گیس، تیل وغیرہ کے تمام منصوبے۔ تو یہ اخراجات ہیں، یہ کوئی شعبہ بھی کمانے کا شعبہ نہیں ہے، یہ پیدا کچھ نہیں کر رہا، اشیاء نہیں بنا رہا، خدمات کے شعبے ہیں، یہاں لوگ کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو ان سب پر روپیہ خرچ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ روپیہ حکومت کہاں سے لیتی ہے؟ تو حکومت کے آمدنی کے ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ٹیکس ہوتے ہیں جو عوام سے وصول کیے جاتے ہیں۔ مختلف اشیاء جو حکومت کی ملکیت میں ہیں ان کی قیمتیں وصول ہوتی ہیں، مختلف اداروں سے فیسیں وصول کی جاتی ہیں، یہ ڈیٹیل پڑھ لیں گے ہم۔ مالیہ اور آبیانہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، اور سرمایہ کاری جو حکومت اپنے طور پر ملکی اور غیر ملکی سطح پر کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ کام کر کے حکومت آمدنی کماتی ہے، تو اسی آمدنی کو، یہ جو ہم نے اخراجات پڑھے، ان تمام جگہوں پر حکومت کو خرچ کرنا ہے، اس لیے ٹیکس کی وصولی بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں آتا ہے کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ قسمیں فی الحال ہم نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے صرف نام یاد کریں گے جو کہ 4 ہیں آپ کے پاس۔ براہ راست ٹیکس، بالواسطہ، متناسب، مستزاد۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا یہ آپ دیکھو ٹیکس کے نظام کے خصوصیات، یہ ہیں ٹیکس کے نظام کی خصوصیات، یہ بھی بہت تفصیل میں ہے وہاں پہ، یہاں ہمیں صرف ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہیے اس کا کہ ٹیکس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سادہ ہو نظام، لچکدار ہو، اصول ایسے ہوں کہ جن پہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکیں، لوگوں پر بلا وجہ کا بوجھ نہ ہو، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے چوری کی عادت نہ ڈالیں، آسانی سے دے سکیں، ان پر ٹیکس ہو جو آمدنیاں کماتے ہیں، ان پر نہ ہو جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ ٹیکس جمع کرنے والے لوگ ایماندار، سمجھدار، قابل اور محنتی ہوں، اور تمام لوگوں کو ان کی دیے ہوئے ٹیکس سے معاشرے میں خدمات بھی حاصل ہوں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ ٹیکس کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ تو کیا اس کے مطابق پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام ایسا ہے؟ یہ اس میں آ جائے گا پاکستان میں ٹیکس کلچر۔ آپ کو میں ٹیسٹ دوں گی تو اس میں یہ بھی کویسچن ہوگا جس کو آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اس کو کاپی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 5 مارکس کا چھوٹا سا سوال ہوگا، تو اتنا لمبا اس میں آپ نے سٹوری بیان نہیں کرنی، اپنے لفظوں میں لکھ دینا ہے۔ پاکستان کا جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس میں آپ دیکھو یہ والے پوائنٹس میں ابھی آپ کو ان کی پک بھیج دوں گی تاکہ آپ اس کو کل کی طرح تصویر دیکھیں اور اس کے مطابق مجھے آنسر کر دیں۔ اس کے مطابق تقریباً پاکستان جو آمدنی کما رہا ہے اس کا 75%
वो टैक्सों से ले रहा है बहुत ज़्यादा, और 25% नॉन टैक्स वसूलियाँ हैं, यानी वो वसूलियाँ जो टैक्स नहीं है। टैक्स हर शख्स ने देना है और बाकी वसूलियाँ उन्हीं से होंगी जो काम कर रहे होंगे, जो उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे उसकी डिवीज़न है कि मरकज़ी हुकूमत की आमदनी का, क्योंकि टैक्सों की दो किस्में ऊपर देखी आपने, बराह रास्त और बिलवास्ता, तो वो कह रहे हैं कि आमदनी का 60% बिलवास्ता और 40% बराह रास्त। बिल वास्ता, वास्ते के साथ किसी और, यानी जिस पर लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो उससे कोई फ़ायदा भी ले रहा है या वो डायरेक्ट उसमें आता है। 40% बराह रास्त जिस पर लग रहा है उसी ने अदा करना है। कहते हैं कि इसका ज़्यादा बोझ इस वजह से, क्योंकि ये 60 और 40 का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ये हर शख्स दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका बोझ गरीबों पे ज़्यादा है। सो बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है हमारा। वैसे जनरली देखा जाए तो बराह रास्त टैक्सों का निज़ाम बहुत सादा और आम फहम है, लोगों को समझ आ जाती है। लेकिन जैसे अब पाकिस्तान के बाकी बेशुमार मसाइल हैं, तो यहाँ का अमला गलत कारियों में मुलव्वस है, ईमानदार नहीं है, मेहनत से काम नहीं करता, बददियानत, झूठ, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसकी वजह से टैक्स प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाता। NFC अवार्ड ये है सूबों में टैक्स की रकम तकसीम करने का असूल। ये भी अगर ध्यान दिया हो आप लोगों ने, तो पिछले दिनों टीवी पे डिबेट चल रही थी कि NFC के मुताबिक किस सूबे को कितना रुपया दिया गया, ईमानदारी से दिया गया या नहीं दिया गया। इस बहस में नहीं पढ़ना, उससे आपको थोड़ी सी समझ ज़रूर आ जाएगी। खोल के देखें इंटरनेट पे भी कि NFC क्या है और उसने कैसे रकम तकसीम करना होती है। ये 18 करोड़ आवाम लिखा हुआ है, 18 नहीं, अब हमारे पास 22 से ज़्यादा हैं। ठीक है, फिगर हमारे पास पुराने हैं, नई बुक कभी नहीं आई है। ये तमाम लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर वही हैं जो कि तनख्वाहदार हैं, और हुकूमत उनको तनख्वाहें देती है तो उसमें से टैक्स वसूल कर लेती है। कहते हैं कि सरमायादार, प्रॉपर्टी वाले, कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा दौलत भी कमा रहे हैं। जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि पाकिस्तान के तकरीबन 22 ख़ानदान पाकिस्तान की दौलत के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा किए हुए हैं। तो ये तमाम लोग टैक्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से माफ़ भी करवा लेते हैं, और अगर माफ़ ना हो तो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। ओवरऑल बुरे हालात हैं हमारे। ठीक है, और माली साल का इन्होंने तखमीना दिया हुआ है। आप सब अपनी बिल्कुल न्यू बुक में से ये वाले तखमीने निकालेंगे और उसके मुताबिक लिखेंगे कि हमारी टैक्सों की वसूली की शरह क्या रही, और टैक्स वसूली GDP का अबाउट 13 to 14 ही होता है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ये एक जनरल सा रिव्यू था टैक्स कल्चर का, जो कि इंशाल्लाह तफसील में हम चैप्टर 4 में वापस जब जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कुछ अरसे के बाद। यहाँ पे आपका ब्रेकअप का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। आगे आपकी सैटरडे संडे का ऑफ है, उसमें मैं आपको रिटन टेस्ट दे रही हूँ। वो टेस्ट आप सब लोगों ने पहले की तरह, अच्छे बच्चों की तरह मुझे सॉल्व करके देना है। वो आप चाहें तो वॉइस मैसेज में मुझे आंसर कर दें, मुझे बात आपकी समझ आ जाती है, पता चल जाता है कि बच्चे ने पढ़ा था, और चाहें तो उसी तरह से लिख के उसकी पिक मुझे सेंड कर दें। ठीक है, चलो शाबाश, ओके, अल्लाह हाफिज़।